रमेश मुश्किल से 20 साल का था। चेहरे पर धूप से जली हुई परत, होंठ सूखे हुए, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे, दुबला शरीर, मानो हड्डियों पर बस एक परछाई हो। घर पर एक बीमार पिता जो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, और एक बहन जो अभी स्कूल जाती थी। उसके खेत भी अब बंजर हो चुके थे। जिम्मेदारियां और सपने, यही लेकर रमेश शहर आया था। वो जी रहा था सिर्फ जीने के लिए, जैसे दिन गिन रहा हो। एक और बीता, एक और आया। हर सुबह उठता लेकिन उसका मन नहीं जागता। हर रात सोता लेकिन नींद नहीं आती। जिंदगी जैसे उसे ढूंढनी पड़ रही हो, न चाहते हुए भी। रमेश को जल्दी ही एक नौकरी मिल गई जंबो क्लीनिंग सर्विसेज में। काम सीधा था। जहाँ कोई अपना घर छोड़ता वहाँ सफाई करनी पड़ती। लेकिन हालात, कई बार ऐसे घर मिलते कि कदम रखने से पहले ही उल्टी आने लगती। दीवारों से सीलन टपकती थी, फर्श पर जमी परतों से सड़ी बदबू उठती। कभी कभी तो पलंग के नीचे से चूहे निकल कर भागते और बाथरूम की दरारों से कीड़े झांकते। काम करने के लिए मिले प्लास्टिक के पतले दस्ताने जो 2 मिनट में फट जाते। एक पुराना फटा हुआ मास्क जिससे न बदबू रुकती न केमिकल। क्लोरीन और एमोनिया जैसे तेज़ केमिकल से भरे कमरे जहाँ खिड़की भी नहीं होती। गर्मियों में लगता जैसे किसी बंद तंदूर में फंस गए हों। और अब जब शाम होती, रमेश का बदन टूटकर ज़मीन पर गिरने को तैयार रहता, पर 2 वक्त की रोटी और घर भेजने के 100 रुपये फिर से उसे खड़ा कर देते। एक छोटा सा कमरा जिसमें 8 मजदूर रहते। छत से पुराना पंखा हिलता रहता, आवाज़ करता पर हवा नहीं देता। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थी। बिस्तर नहीं, सिर्फ गद्दे जो हर रात पसीने से गीले हो जाते। रमेश दिन भर के काम के बाद जब लौटता तो तब कई बार खुद को बचाने के लिए एक बीड़ी सुलगा लेता। नशे में थोड़ी राहत ढूंढता। और अब तो शराब भी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसे पता था ये सही नहीं है, पर उस हालात में कोई भी सांस पूरी नहीं होती थी। पर जी रहा था रमेश उस दिन देर तक सोया था। शरीर जवाब दे चुका था। पीठ में दर्द, आंखों में जलन। लेकिन तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैनेजर का कॉल था। रमेश, ज़रूरी काम है। एक लड़का घायल हो गया है। अब आज तो छुट्टी है, डबल पैसे मिलेंगे। वैन भेज रहा हूँ, तैयार रहना। फ़ोन कट गया। रमेश चुप बैठा रहा। पैसों की ज़रूरत तो थी, मगर कुछ अजीब सा डर भी था। रमेश खिड़की से बाहर झांका। सूरज भी अब ढल चुका था। गली में अंधेरा उतर आया था। हर दिन की तरह नहीं था आज। मन में एक बेचैनी थी। हमारी कंपनी रात में तो काम नहीं करवाती, फिर आज क्यों? रमेश के मन में चल रहा था। कुछ देर बाद गली में एक पुरानी काली वैन घुसी। लोगो धुंधला था, जैसे मिटा दिया गया। हेडलाइट की रोशनी धूल से भरी थी। ड्राइवर उतरा, लंबा सूखा इंसान, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखें सूनी, न मुस्कान न अभिवादन। रमेश चुपचाप वैन में बैठ गया। डर और जिज्ञासा के बीच वो बोला, क्या हुआ उस आदमी को? ड्राइवर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, गिर पड़ा खिड़की साफ करते हुए। ड्राइवर की सांस भारी हो गई। वो चिल्ला रहा था, कुछ देर इशारा कर रहा था खिड़की की तरफ, जैसे किसी को देखा हो, और फिर बेहोश हो गया। वैन शहर से बाहर निकल चुकी थी। बिजली के खंभे अब पीछे छूटते जा रहे थे। सड़क कच्ची हो गई। धूल उड़ती, कंकड़ खड़खड़ाते, गाड़ी हिचकोले खा रही थी। आखिर एक लोहे का भारी फाटक आया। जंग लगा था उस पर, जैसे सालों से किसी ने छुआ नहीं हो। वैन की हेडलाइट ने पीछे का नज़ारा दिखाया। एक पुराना 2 मंजिला विला। छत से बेलें लटक रही थी और हर मंजिल पर अंधेरा पसरा था। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, न अंदर न बाहर। पूरे विला पर एक सन्नाटा था, जैसे वो जगह जिंदा थी पर सांस नहीं ले रही थी। वैन धीरे धीरे विला के सामने आकर रुका।
ब्रेक की आवाज़ ने रात की चुप्पी को चीर दिया। रमेश ने दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके भीतर तक एक डर दौड़ गया। वो चुपचाप नीचे उतरा, सामान निकाला, एक पुरानी बाल्टी, जंग खाया वाइपर और प्लास्टिक का सफाई वाला बैग। वैन की हेडलाइट में सब कुछ भूताहा सा दिख रहा था। धूल में लिपटी सीढ़ियाँ, बंद खिड़कियाँ और ऊपर अंधेरे में खोया हुआ विला। उसने पलट कर देखा। ड्राइवर बिना कुछ कहे तेजी से यू टर्न ले रहा था। चेहरे पर वही बेरुखी, पर अब उसमें डर झलक रहा था। अरे सुनो, आप अंदर तक नहीं चलोगे? रमेश ने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं था। वैन धूल उड़ाती हुई गेट से बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड में घुप अंधेरे में सब शांत हो गया। अब सिर्फ रमेश था। सामने वो सन्नाटे से भरा 2 मंजिला विला और चारों ओर जंगल की सरसराहट। वो जहाँ खड़ा था वहाँ न कोई इंसान, न रोशनी, बस सूखी घास की हल्की सरसराहट। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा था, जैसे वो भी इस जगह को देखना नहीं चाहता। दरवाज़ा खुला था। रमेश ने कांपते हाथों से जेब टटोली, टॉर्च निकाली। कमज़ोर सी रोशनी फैली। उसने दीवार पर हाथ फेरा। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में स्विच ढूंढा। पीली डगमगाती बल्ब की रोशनी कमरे में फैल गई, जैसे मर चुके कमरे में कोई सांस वापस आ गई हो। फर्श चमक रहा था, सामान किनारे से रखा हुआ। रमेश ने बाल्टी पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ऊपर स्विच दबाया, ट्यूबलाइट झपकी और फिर जल गई। दूसरी मंजिल उजागर हुई, लेकिन उजाला नाकाफी था। धूल की मोटी परत दीवारों पर रिसती हुई नमी, जैसे घर अंदर से सड़ रहा हो। रमेश ने झाड़ू निकाली, जैसे हर झाड़ू के साथ कोई परछाई हिलती सी लगती। कुछ दौड़ा ऊपर की मंजिल पर। अचानक ऊपर से हल्के, तेज और एक समान कदमों की आवाज़, जैसे कि कोई 4 पैरों पर चल रहा हो। रमेश थम गया। पसीना गले तक उतर आया था। सांस रोक ली। कुछ पल के बाद खुद को समझाया कि ये उसका शायद वहम होगा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने सिर झुकाया और झाड़ू दोबारा चालू कर दी। रमेश की सांसें तेज थीं, हाथ थक चुके थे, पीठ से पसीना टपक रहा था। दूसरी मंजिल की सफाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ एक कमरा बचा था। बस ये आखिरी कमरा, और फिर वो निकल जाएगा। यह सोचकर उसने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने दरवाज़ा पकड़कर धकेला, पर वो जाम था। लकड़ी की कड़कड़ाहट, पुराना दरवाज़ा जैसे खुद को खोलने से इनकार कर रहा। उसने और ज़ोर लगाया। दरवाज़ा मुश्किल से हल्का सा खुला। वो झुका, बाल्टी और वाइपर को पहले अंदर सरकाया और फिर खुद धीरे से सरक कर अंदर घुस गया। कमरा लंबा था, मगर अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, छत से पतली तार से लटकता हुआ, टेढ़ा सा झूलता। रोशनी पीली थी, सिर्फ कमरे का बीच वाला हिस्सा ही रोशनी में था। बाकी कोनों में अंधेरा जमा बैठा था, साए साए करता मगर स्थिर। दीवारों से नमी रिस रही थी। फर्श ठंडा था और फिर एक आवाज़, एक धीमी सी गुर्राहट। रमेश का शरीर जम गया। आवाज़ आ रही थी कमरे के उस कोने से जहाँ बल्ब की रोशनी नहीं पहुँच रही थी। वो वहीं खड़ा था, सांस रोके। गुर्राहट अब थोड़ी तेज थी, जैसे कोई जानवर नींद से जाग रहा हो। रमेश के कांपते हाथों से टॉर्च निकाली और टटोलते हुए बटन दबाया। एक पतली सफ़ेद रेखा अंधेरे में फिसली। जैसे ही उसने 2 कदम उस कोने की ओर बढ़ाया, कुछ उस पर झपटा, जैसे कोई चीज़ पूरी ताकत से उसकी ओर आई हो। रमेश के हाथ से टॉर्च छूट गया और वो भागकर वापस बल्ब की रोशनी के नीचे आ गया। अब वो चीज़ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी गुर्राहट अब रोशनी के बाहर मंडरा रही थी, जैसे वो रोशनी में आ ही नहीं सकता। रमेश घबराहट में चारों ओर देख रहा था। अचानक से उसे अपना वाइपर दिखा, जो रोशनी से 2 कदम की दूरी पर पड़ा हुआ था।
वो कांपते हाथों से तैयार हुआ, एक लंबी सांस ली और दौड़ पड़ा। बल्ब की रोशनी से बाहर वो अंधेरे में घुसा। वाइपर ज़मीन से उठाया ही था कि कुछ बेहद नुकीला पंजे जैसा उसकी बाई टांग में धंस गया। एक ज़ोरदार चीख निकली। वो घसीटते हुए वापसी करने लगा। उसका खून फर्श पे फैलता जा रहा था। उसने खुद को किसी तरह बल्ब की रोशनी तक घसीटा, पर तभी वाइपर हाथ से फिसला और सीधे ऊपर की तरफ गया, बल्ब से टकराया। सारा कमरा एक ही झटके में घुप अंधेरे में डूब गया। अब कोई कोना सुरक्षित नहीं था और अब कोई सीमा नहीं बची थी। उस जानवर ने अपने नुकीले दांत रमेश के पैर में गड़ा दिए और उसे फर्श पर घसीटता हुआ कमरे में इधर उधर ले जाने लगा। रमेश के हाथ उसके शराब की बोतल और लाइटर लगा। वो लाइटर को झट से उसने जलाया और उस रोशनी के कारण जानवर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रमेश ने गुस्से में शराब की बोतल जानवर पे दे मारा। उस शराब की गंध के कारण रमेश को अब पता था कि वो जानवर कहाँ है। वो जानवर दरवाजे के पास ही था, जैसे कि एक शिकारी जानता है उसके शिकार की अगली चाल क्या होगी। रमेश धीरे धीरे अपने डर पे काबू पा रहा था। उसे बस वहाँ से बाहर निकलना था। अचानक उसने अपनी लाइटर को बंद कर दिया। उस जानवर ने सीधे रमेश के छाती पर वार किया। रमेश के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन इस चाल में रमेश शिकारी था। रमेश ने जल्दी से लाइटर जलाई और जानवर पे फेंक दिया। जानवर का बदन जल उठा और वो पीछे हट गया। रमेश धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। रमेश ने पीछे मुड़कर एक बार फिर जानवर की ओर देखा। उसका आकार एक विशाल भेड़िए जैसा था, एक जलता हुआ भेड़िया। रमेश ने अपने शरीर को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दरवाजे पे पीठ लगाकर वो वहीं पर बैठ गया। रमेश का शरीर अब जवाब दे रहा था, पर उसके मन में एक हल्की सी खुशी थी। उसके हारे हुए जीवन ने मौत से लड़ाई की थी। उसका फ़ोन दरवाजे के सामने पड़े मेज़ पर रखा था, पर रमेश वहीं बैठा रहा। अपने अंत को उसने स्वीकार कर लिया था। उसकी आंखें मेज़ के ऊपर लगी एक जंगल की पेंटिंग को देखती रहीं और धीरे धीरे बंद हो गई। एक आखिरी सांस और फिर खामोशी।